तो आज हम जॉर्डन बेलफोर्ड की किताब वे ऑफ द वुल्फ की गहराइयों में उतर रहे हैं। हमारे पास इस किताब के कुछ एक्सर्प्ट्स हैं, हर चैप्टर की समरी है और मिशन है बेलफोर्ड के उस फेमस स्ट्रेट लाइन सिस्टम को परत दर परत समझना। और ये सिर्फ सेल्स के बारे में नहीं है, ये है पर्सुएजन, इन्फ्लुएंस और सक्सेस के पीछे की साइकोलॉजी को डिकोड करने के बारे में। सो लेट्स अनपैक दिस। बिल्कुल, बेलफोर्ड का कोर आइडिया यही है कि इन्फ्लुएंस कोई जादू नहीं है, ये एक साइंस है, एक सिस्टम है जिसे कोई भी सीख सकता है। और सबसे फैसिनेटिंग चीज ये है कि ये प्रिंसिपल्स सिर्फ वॉल स्ट्रीट पर नहीं बल्कि लाइफ के हर एस्पेक्ट में काम आ सकते हैं। बस शर्त यह है कि उन्हें एथिकली इस्तेमाल किया जाए। हम देखेंगे कि कैसे सर्टेनिटी यानी कि एकदम पक्का भरोसा और इमोशन लॉजिक से कहीं ज्यादा पावरफुल होते हैं। अच्छा, तो शुरू करते हैं चैप्टर 1 से। वहां वो एक बहुत बड़ा ऑलमोस्ट शॉकिंग दावा करते हैं, एवरी सेल इज द सेम, मतलब हर सेल एक जैसी होती है। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, एक कार बेचना और सॉफ्टवेयर बेचना तो बहुत अलग है। हाँ, उनका मतलब यह है कि ऊपर से सिचुएशन कितनी भी अलग हो, हर सक्सेसफुल सेल के पीछे 3 कोर एलिमेंट्स होते हैं। इसे वो 3 टेंस कहते हैं। 3 टेंस। हाँ, पहला आपका प्रोडक्ट या आइडिया, दूसरा आप यानी सेल्स पर्सन, और तीसरा आपकी कंपनी। तो प्रोस्पेक्ट के दिमाग में इन तीनों को लेकर सर्टेनिटी का लेवल 1 से 10 के स्केल पर कैसा है, बस सब कुछ वही तय करता है। ओके, तो मतलब अगर किसी को प्रोडक्ट तो बहुत पसंद है 10 on 10, लेकिन उसे आप पर या कंपनी पर बिल्कुल भरोसा नहीं, तो डील नहीं होगी। बिल्कुल, एग्जैक्टली। और इसकी सबसे गहरी साइकोलॉजिकल बात यह है कि लोग लॉजिक पर नहीं खरीदते। जैसा किताब में लिखा है, दे बाय ऑन इमोशन एंड देन जस्टिफाई देयर डिसीजन विद लॉजिक। हमारे दिमाग का जो इमोशनल हिस्सा है वो ही फैसला लेता है, लॉजिकल हिस्सा तो बस उस फैसले को आकर सही ठहराता है। वाओ, दिल से फैसला लो, दिमाग से उसे सही साबित करो। इसका एक मिलियनेयर्स एप्लीकेशन सोचें तो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर जब इन्वेस्टर्स को पिच करता है तो वो सिर्फ प्रोडक्ट के फीचर्स नहीं गिनाता, वो अपने विजन और क्रेडिबिलिटी यानी आप पर सर्टेनिटी बनाता है, अपनी कंपनी के फ्यूचर पे भरोसा जगाता है, ताकि इन्वेस्टर को इमोशनली एक गट फीलिंग हो कि हाँ, ये एक विनिंग बेट है। और यहीं से कहानी आगे बढ़ती है चैप्टर 2 में, जहां स्ट्रेट लाइन सिस्टम का जन्म होता है। बेलफोर्ड ने देखा कि उनके नए ब्रोकर्स फेल हो रहे थे, और इसलिए फेल हो रहे थे क्योंकि वो प्रोस्पेक्ट को कॉन्वर्सेशन का कंट्रोल दे देते थे। कस्टमर इधर उधर की बातें करने लगता था और ब्रोकर भटक जाता था। राइट, एंड हियर्स वेयर इट गेट्स रियली इंटरेस्टिंग। तो ये स्ट्रेट लाइन आखिर है क्या? कोई सेल्स स्क्रिप्ट है? आप इसे एक कॉन्वर्सेशन का मैप समझ सकती हैं। हर सेल एक सीधी रेखा की तरह है, ओपन से लेकर क्लोज तक। सेल्स पर्सन का काम है प्रोस्पेक्ट को उस सीधी लाइन पर बनाए रखना। अब जाहिर है प्रोस्पेक्ट तो भटकने की कोशिश करेगा। हाँ, अपनी बातें करेगा, अपने डाउट्स लाएगा। हाँ, तो आपको उसे सुनना है और फिर बहुत स्मार्ट तरीके से वापस स्ट्रेट लाइन पर ले आना है। मतलब कॉन्वर्सेशन पे कंट्रोल रखना, लेकिन बिना डिक्टेटर बने। सही कहा। इस सिस्टम के 5 कोर एलिमेंट्स हैं। प्रोस्पेक्ट को आपका प्रोडक्ट पसंद आना चाहिए, आप पर और कंपनी पर पूरा भरोसा होना चाहिए, और 2 चीजें और हैं, उसका एक्शन थ्रेशोल्ड कम करना और पेन थ्रेशोल्ड बढ़ाना। एक्शन थ्रेशोल्ड और पेन थ्रेशोल्ड, ये क्या है? इसे थोड़ा और समझाइए। देखिए, एक्शन थ्रेशोल्ड वो एफर्ट है जो किसी को हाँ कहने के लिए लगानी पड़ती है। आपका काम है इसे कम करना, हाँ बोलना आसान बनाना। और पेन थ्रेशोल्ड वो दर्द है जो प्रोस्पेक्ट को आपकी चीज ना खरीदने से होगा। आपको उसे ये एहसास दिलाना है कि एक्शन ना लेना ज्यादा पेनफुल है। एक टॉप सीईओ जब बोर्ड मीटिंग में होता है तो वो एजेंडा सेट करता है और डिस्कशन को भटकने नहीं देता। वो स्ट्रेट लाइन पर रहता है क्योंकि वो जानता है कि कंट्रोल गया तो डिजायर्ड आउटकम नहीं मिलेगा। सिर्फ 4 सेकंड। बेलफोर्ड कहते हैं कि प्रोस्पेक्ट आपके बारे में ओपिनियन बनाने में बस इतना ही वक्त लेता है। ये कैसे पॉसिबल है? इसके पीछे ना गहरी एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी है। हम इंसान फियर बेस्ड क्रीचर्स हैं। हजारों सालों से हमारा ब्रेन ट्रेन हुआ है किसी भी नए इंसान को देखकर तुरंत ये पता लगाने के लिए कि ये खतरा है या मौका। इसलिए फोन पर पहले 4 सेकंड में और आमने सामने तो बस 1/4 सेकंड में आपको 3 चीजें एस्टैब्लिश करनी होती हैं। आप शार्प एज अटैक हैं यानी तेज हैं, आप एंथुजियास्टिक एज हेल हैं यानी जोश से भरे हैं, और आप अपनी फील्ड के एक्सपर्ट हैं। और अगर ये पहला इंप्रेशन खराब हो गया तो इसे ठीक करने के लिए 8 पॉजिटिव इंटरैक्शंस लगते हैं,
जो एक फास्ट पेस सेल्स वर्ल्ड में बेसिकली नामुमकिन है। एक बिलियनियर जब किसी बड़ी डील के लिए पहली बार मिलता है तो उसका हैंडशेक, उसकी एनर्जी, उसकी पहली लाइन, सब कुछ कैलकुलेटेड होता है। वो उन 4 सेकंड में ही अपनी अथॉरिटी और कॉम्पिटेंस साबित कर देता है। तो अगर पहले 4 सेकंड में ही सारा खेल हो जाता है तो जाहिर है कि सिर्फ शब्दों से तो काम नहीं चलेगा। और यहीं पर चैप्टर 4 आता है, टोनैलिटी और बॉडी लैंग्वेज। किताब कहती है कि शब्द सिर्फ 10% कम्युनिकेशन है, बाकी 90% क्या है? उस 90% में से 45% है आपकी आवाज का लहजा यानी टोनैलिटी, और 45% है आपकी बॉडी लैंग्वेज। ये वो चीजें हैं जो हमारे कॉन्शियस माइंड को बाईपास करके सीधे अनकॉन्शियस माइंड पर असर करती है। आपकी टोनैलिटी बता सकती है कि आप कॉन्फिडेंट हैं या केयरिंग हैं या अर्जेंट हैं, भले ही आपके शब्द कुछ और कह रहे हो। शब्दों से आप लॉजिकल आर्ग्यूमेंट बनाते हैं, टोनैलिटी से आप इमोशनल कनेक्शन बनाते हैं। इसका मतलब है कि आप जो कह रहे हैं उससे ज्यादा जरूरी है कि आप उसे कैसे कह रहे हैं। एक माहिर नेगोशिएटर अपनी आवाज को एक हथियार की तरह यूज करता है। कब फुसफुसाकर अर्जेंसी दिखानी है, जिसे बेलफॉक पावर विस्पर कहते हैं, और कब आवाज में मजबूती लाकर सर्टेनिटी दिखानी है। ये आर्ट उन्हें पूरी डील कंट्रोल करने में हेल्प करती है। ये एक ऐसी अनकही भाषा है। बट आपकी टोनैलिटी और बॉडी लैंग्वेज तभी असरदार होगी जब आपका अंदरूनी स्टेट यानी आपकी मानसिक स्थिति सही हो। और यही हमें लाता है चैप्टर 5 पर, स्टेट मैनेजमेंट। स्टेट मैनेजमेंट मतलब आप किसी भी सिचुएशन में कैसा परफॉर्म करती हैं, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप किस स्टेट में हैं, एम्पावर्ड या डिसएम्पावर्ड। बिल्कुल। बेलफोर्ड 4 की स्टेट्स की बात करते हैं: सर्टेनिटी, क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस और करेज। स्टेट मैनेजमेंट का मतलब है कि आप प्रोएक्टिवली खुद से इन स्टेट्स को ट्रिगर करना सीखते हैं। ऐसा नहीं कि हालात आप पर हावी हो जाएं। इसके पीछे NLP का सिद्धांत है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। NLP, ये शब्द मैंने सुना है, पर इसका आसान भाषा में मतलब क्या है? इसका कोर आइडिया यह है कि हमारा दिमाग, न्यूरो, हमारी भाषा, लिंग्विस्टिक और हमारे बर्ताव, प्रोग्रामिंग के बीच एक गहरा कनेक्शन है, और हम एक को बदलकर दूसरे को कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब आप अपने विचारों और अपनी फिजियोलॉजी जैसे कि पोस्चर या ब्रीदिंग को बदलकर अपनी फीलिंग्स कंट्रोल कर सकते हैं। इट्स नॉट अबाउट वेटिंग टू फील कॉन्फिडेंट, इट्स अबाउट डिसाइडिंग टू बी कॉन्फिडेंट। एक हाई स्टेक्स प्रेजेंटेशन से पहले एक सक्सेसफुल CEO सिर्फ अपनी स्लाइड्स नहीं देखता, वो स्टेट मैनेजमेंट करता है। वो विजुअलाइजेशन टेक्निक्स, जिसे बेलफोर्ड फ्यूचर पेसिंग कहते हैं, उसका इस्तेमाल करके खुद को एक एम्पावर्ड स्टेट में लाता है ताकि वो बेस्ट परफॉर्म कर सके। तो सवाल यह है कि आप ऑन डिमांड एक एम्पावर्ड स्टेट में जा कैसे सकते हैं? चैप्टर 6 में बेलफोर्ड इसका एक बड़ा ही यूनिक फॉर्मूला देते हैं। हाँ, इसे वो ऑल्फैक्टरी एंकरिंग कहते हैं। ऑल्फैक्टरी मतलब सूंघने से जुड़ा हुआ। एग्जैक्टली। ये NLP और क्लासिकल कंडीशनिंग का एक कॉम्बिनेशन है। आइडिया ये है कि आप एक यूनिक स्मेल, एक खास खुशबू जो आपका एंकर है, उससे अपनी पीक इमोशनल स्टेट के साथ जोड़ देते हैं। मान लीजिए वो स्टेट है एब्सोल्यूट सर्टेनिटी का। जब आप उस स्टेट के पीक पर हों तब उस खुशबू को सूंघें। ऐसा बार बार करने से आपका दिमाग उस खुशबू को उस स्टेट से जोड़ देगा। वाओ, लाइक अ पैवलोव्स डॉग फॉर सक्सेस। मतलब इसके बाद जब भी आपको उस स्टेट की जरूरत हो, बस उस एंकर को, उस खुशबू को यूज करें और आपका ब्रेन तुरंत उस स्टेट को ट्रिगर कर देगा। जैसे एक वर्ल्ड क्लास ट्रेडर मार्केट खुलने से ठीक पहले अपने खास सेंट एंकर का इस्तेमाल करता है ताकि वो तुरंत फोकस और सर्टेनिटी के जोन में आ जाए। इट्स अ बायोलॉजिकल हैक फॉर पीक परफॉर्मेंस। और जब आपका स्टेट मैनेज हो गया तब आप अपनी टोनैलिटी को और भी फाइन ट्यून कर सकते हैं। और यही है चैप्टर 7, एडवांस्ड टोनैलिटी। इसमें बेलफोर्ड डू स्कोर इन्फ्लुएंसिंग टोनैलिटीज की बात करते हैं जिन्हें आप बातचीत में यूज कर सकती हैं। हाँ, और हर टोनैलिटी एक अलग साइकोलॉजिकल ट्रिगर का काम करती है। जैसे आई केयर टोनैलिटी रैपो बनाती है, ये दिखाती है कि आप सच में कस्टमर की परवाह करते हैं। स्कार्सिटी टोनैलिटी अर्जेंसी पैदा करती है कि ये मौका हाथ से निकल जाएगा। और रीजनेबल मैन टोनैलिटी, रीजनेबल मैन, हाँ, ये एग्रीमेंट को आसान बनाती है। जैसे देखिए, मैं बस आपसे एक वाजिब बात कह रहा हूं। ये एक अनस्पोकन लैंग्वेज है जो प्रोस्पेक्ट के इनर मोनोलॉग को, उसके मन में चल रही बातों को सीधे इन्फ्लुएंस करती है। एक कुशल नेता अपनी स्पीच में इन सभी टोनैलिटीज का इस्तेमाल करता होगा। एम्पैथी दिखाने के लिए एक टोन और एक्शन लेने के लिए, कॉल देने के लिए दूसरी टोन। ये सब स्क्रिप्ट का हिस्सा होता है। बिल्कुल। और जहां टोनैलिटी है वहां बॉडी लैंग्वेज भी है।
ये दोनों जुड़वा भाइयों की तरह हैं, जो हमें चैप्टर 8 एडवांस बॉडी लैंग्वेज पे लाता है। राइट। ठीक टोनैलिटी की तरह बॉडी लैंग्वेज भी एक अनस्पोकन लैंग्वेज है। आपका पोस्चर, आई कांटेक्ट, हैंडशेक, ये सब आपके शब्दों से ज्यादा तेज बोलते हैं। इसमें लॉ ऑफ कॉन्ग्रुएंसी बहुत जरूरी है। कॉन्ग्रुएंसी मतलब आपका दिखना, बोलना और बिहेव करना सब एक दूसरे से मेल खाना चाहिए। अगर आप कह रहे हैं कि आप कॉन्फिडेंट हैं, लेकिन आपके कंधे झुके हुए हैं, तो कोई आप पर यकीन नहीं करेगा। एक्टिव लिसनिंग, जैसे सर हिलाना, रैपो बनाता है, और मैचिंग यानी सामने वाले के पोस्चर को सटली कॉपी करना एक अनकॉन्शियस कनेक्शन बनाता है। किताब में एक आंकड़ा है कि 72% टाइम आई कांटेक्ट बनाए रखने से ट्रस्ट बढ़ता है। 72%? ये तो बहुत स्पेसिफिक है। हाँ, किताब इसकी स्टडी का सोर्स तो नहीं बताती, लेकिन इसका प्रिंसिपल क्लियर है। बहुत कम आई कांटेक्ट से आप अनट्रस्टवर्दी लगते हैं, बहुत ज्यादा घूरने से आप अग्रेसिव लगते हैं। तो 72% एक स्वीट स्पॉट है जहां आप एंगेज्ड और कॉन्फिडेंट नजर आते हैं। एक वेंचर कैपिटलिस्ट जब किसी फाउंडर से मिलता है तो वो सिर्फ उसकी पिच नहीं सुनता, वो उसकी बॉडी लैंग्वेज पढ़ता है। क्या वो प्रेशर में शांत है, क्या उसका आई कांटेक्ट सीधा है, ये नॉन वर्बल क्यूज उन्हें बहुत कुछ बताते हैं। ओके, तो अब तक हमने अपने आप को तैयार कर लिया है, हमारा स्टेट, टोनैलिटी, बॉडी लैंग्वेज सब कंट्रोल में है। लेकिन इस सब का क्या फायदा अगर हम गलत इंसान से बात कर रहे हैं? और यहाँ से बेलफोर्ट खेल को शिफ्ट करते हैं चैप्टर 9 प्रोस्पेक्टिंग की कला की तरफ। राइट। और यहीं पर वो मशहूर सेल मी दिस पेन वाला किस्सा आता है। बेलफोर्ट बताते हैं कि सेल्स की शुरुआत पिच से नहीं, बल्कि सवाल पूछने से होती है। द कोर आइडिया इज प्रोस्पेक्टिंग, क्वालिफाइंग द प्रोस्पेक्ट। बेचने की कोशिश करने से पहले आपको यह जानना होगा कि सामने वाले को उस चीज की जरूरत है भी या नहीं। आप सही सवाल पूछकर इंटेलिजेंस कैडर करते हैं। तो सेल मी दिस पेन का सही जवाब क्या है? सही जवाब है सवाल पूछना। आप कितने समय से पेन ढूंढ रहे हैं? आपको किस तरह का पेन पसंद है? आपका काम है लुकी लूज, जो सिर्फ देख रहे हैं, को बायर्स इन हीट, जो खरीदने के लिए बेचैन है, उसे अलग करना। एक स्मार्ट रियल एस्टेट डेवलपर किसी को भी प्रॉपर्टी बेचने की कोशिश नहीं करता। वो पहले क्वालिफाइंग क्वेश्चंस पूछता है। आपका बजट क्या है? आपकी फैमिली नीड्स क्या हैं? वो अपना टाइम सिर्फ उन्हीं को देता है जो जेन्युइन बायर हैं। तो इस शिफ्टिंग प्रोसेस यानी छानने की प्रक्रिया को करने के लिए चैप्टर 10 में बेलफोर्ट ने 10 रूल्स बनाए हैं। रूल नंबर 1 सबसे जरूरी है। यू आर अ सिफ्टर, नॉट एन एल्केमिस्ट। आप लोगों को बदलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ सही प्रोस्पेक्ट्स को छान रहे हैं। आप सोना बनाने वाले एल्केमिस्ट नहीं हैं, आप सोना खोजने वाले हैं। दूसरे रूल्स भी बहुत प्रैक्टिकल हैं, जैसे हमेशा सवाल पूछने की इजाजत मांगें, हमेशा एक स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करें और प्रोस्पेक्ट के पेन को समझें, उसे तुरंत सॉल्व करने की कोशिश ना करें। पेन को बढ़ाना, जैसा हमने पहले बात की थी, एक टॉप टियर वेल्थ मैनेजर अपने क्लाइंट्स को सिफ्ट करता है। वो हर किसी को ऑनबोर्ड नहीं करता। वो एक लॉजिकल पाथ ऑफ क्वेश्चंस के जरिए समझता है कि क्लाइंट की फाइनेंशियल पेन क्या है और क्या वो सच में उसकी मदद कर सकता है। एग्जैक्टली। और जब आपको सही प्रोस्पेक्ट मिल जाता है, तब बारी आती है चैप्टर 11 की, द आर्ट एंड साइंस ऑफ अ वर्ल्ड क्लास सेल्स प्रेजेंटेशन। एक मिनट, स्क्रिप्ट्स। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि करिश्मा तो नेचुरल होता है, स्क्रिप्ट्स तो रोबोटिक और फेक लगती हैं। इससे कोई नेचुरल कैसे हो सकता है? ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। बेलफोर्ट कहते हैं कि करिश्मा सीखा जा सकता है और इसका सीक्रेट वेपन है स्क्रिप्ट्स। एक अच्छी स्क्रिप्ट आपको भटकने से रोकती है। ये एंश्योर करती है कि आप सही समय पर सही टोनैलिटी का इस्तेमाल करें। स्क्रिप्ट का मतलब रोबोट की तरह पढ़ना नहीं है। असली आर्ट यह है कि स्क्रिप्ट को इतनी बार प्रैक्टिस करो कि वो आपकी अपनी भाषा बन जाए। वो आपको फ्री करती है ताकि आप अपनी एनर्जी प्रोस्पेक्ट के रिएक्शंस पढ़ने में लगा सकें, बजाय ये सोचने के कि अब आगे क्या बोलना है। ये तो काउंटर इंट्यूटिव है। स्क्रिप्ट आपको नेचुरल बनाती है। स्टीव जॉब्स के जो लेजेंडरी प्रोडक्ट लॉन्चेस थे, वो स्क्रिप्टेड होते थे। हर शब्द, हर पॉज, हर स्लाइड, सब कुछ प्रैक्टिस्ड होता था। वो स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते थे ताकि वो नेचुरल और कैरिस्मेटिक लगे, ना कि इसलिए कि वो कुछ भूल जाएं। The script liberates you to perform rather than just recite. लेकिन स्क्रिप्ट कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, प्रोस्पेक्ट ना तो बोले है मुझे सोचना पड़ेगा या ये महंगा है, और यहीं से चैप्टर 12 के मुताबिक असली सेल शुरू होती है। और इसके लिए बेलफोर्ट का मास्टर स्ट्रोक है लूपिंग का कॉन्सेप्ट। ये क्या है? जब कोई ऑब्जेक्शन आए तो उसे सीधे भिड़ने या बहस करने के बजाय आप उसे डिफ्लेक्ट करते हैं।
आप कहते हैं, मैं आपकी बात समझ रहा हूं, लेकिन क्या आपको ये आइडिया पसंद आया? और फिर आप कॉन्वर्सेशन को वापस 3 टेंस में से किसी एक पर ले जाते हैं जिस पर प्रोस्पेक्ट को अनसर्टेनिटी है। क्या उसे प्रोडक्ट पर शक है, आप पर या कंपनी पर? अब उस अनसर्टेनिटी को दूर करने के लिए एक और प्रेजेंटेशन लूप चलाते हैं और ज्यादा सर्टेनिटी बिल्ड करते हैं। सो यू डोंट फाइट द ऑब्जेक्शन, यू लूप अराउंड इट। जब एक कॉर्पोरेट लॉयर एक मुश्किल नेगोशिएशन में होता है और सामने वाली पार्टी कोई ऑब्जेक्शन उठाती है, तो वो सीधे नहीं नहीं कहता। वो ऑब्जेक्शन को एक्नॉलेज करता है, दैट्स अ वैलिड पॉइंट, और फिर कॉन्वर्सेशन को वापस उस पॉइंट पर ले जाता है जहां दोनों पार्टीज एग्री करती थीं, और वहां से एक नया लूप शुरू करता है। इट्स ऑल अबाउट मेंटेनिंग कंट्रोल एंड रीडायरेक्टिंग द फ्लो। और इस तरह ये सारे चैप्टर्स मिलकर एक बहुत पावरफुल सिस्टम बनाते हैं। तो आखिर में इन सब का क्या मतलब निकलता है? चैप्टर 13 में, जो कि उनके आखिरी विचार हैं, बेलफोर्ड कहते हैं कि स्ट्रेट लाइन सिस्टम कोई रिजिड फॉर्मूला नहीं है। एडेप्टेशन इज की। आपको इन पैटर्न्स को अपनी इंडस्ट्री और अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से मॉडिफाई करना होगा। एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर में आप वो भाषा यूज नहीं कर सकते जो एक फाइनेंशियल सर्विस में होती है। द सिस्टम वर्क्स व्हेन यू अप्लाई कॉमन सेंस। और सबसे जरूरी बात जो अक्षर में कहते हैं वो है एथिक्स और इंटेग्रिटी। उनका एक कोट है, सक्सेस इन द एब्सेंस ऑफ एथिक्स एंड इंटेग्रिटी इज नॉट सक्सेस एट ऑल। ये पावर आपको जिम्मेदार बनाती है। तो जॉर्डन बेलफोर्ड का वे ऑफ द वुल्फ हमें दिखाता है कि परसुएजन एक सिस्टम है जिसे कोई भी सीख सकता है। ये सर्टेनिटी बनाने, इमोशनल कनेक्शन बनाने और बातचीत को कंट्रोल करने का साइंस है। हाँ, और ये हमारे लिए एक जरूरी सवाल छोड़ जाता है। जब आपके पास इन्फ्लुएंस करने के इतने पावरफुल टूल्स हों, तो परसुएजन और मैनिपुलेशन के बीच की वो जो पतली सी लाइन है, वो कहाँ खींची जानी चाहिए? ये सिर्फ सेल्स की बात नहीं है, ये हमारे रोजमर्रा के इंटरैक्शंस, हमारे रिश्तों, हमारी लीडरशिप के बारे में भी है। इस पर सोचना जरूरी है।